Hello student, I am Sunny and I am welcoming you on our online portal Kumar Classes Official. As you know, our coaching is best coaching in our district वाराणसी। तो बेस्ट कोचिंग होने के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने तैयारी को नया अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ALP हुआ, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, UP PCLT G2 ALP टेक्नीशियन, जितने भी लेवल के एग्ज़ाम हैं जिनके फॉर्म फिलहाल भरे भी गए हैं, ठीक है, तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ ऑफलाइन बैच में आते ही जुड़िए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे 9616492008 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस नाम मात्र का शुल्क है, वो भी कितना सर? 600 पर मंथ, ओनली 600 पर मंथ में आपको सारी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। 600 पर मंथ की तरफ, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले अगर सेशन पसंद आएगा तो इसको आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यह है कि इस क्वेश्चन हुए थे, अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? जब पावर को ट्रांसफर के सेकेंडरी कॉइल से खींचा जाता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, डायनेमिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं रहता है, डेल आर बराबर डेल वी अपॉन डेल आई। यानी तुम वोल्टेज चेंज करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जब पावर खींचे, पावर कांस्टेंट होता है, जब तुम वोल्टेज अप या डाउन किए तो उसमें तुम्हारे करंट की वैल्यू में क्या परिवर्तन आया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी के अनुपात को हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? जब सेकेंडरी की तरफ से खींचा जाता है, बढ़ती है, घटती है, या फिर कांस्टेंट रहती है? अगला ऑप्शन यही है, या सी है, नियत रहती है। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है, इसका आपको जवाब देना है। और क्वेश्चन आपका यही है, क्या होगा, जल्दी जवाब दे, ठीक है। तो हमको पता है कि जब पावर सेकेंडरी से खींची जाती है तो हमेशा जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। यानी डेल आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। याद रखिएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस की स्थिति में इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाता है? रेजोनेंस के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न में से किसके बराबर होता है? हमको पता है कि रेजोनेंस केस मतलब क्या होता है, जिस पर Z बराबर हमारा R दिखता है। क्या दिखता है? Z बराबर R दिखता है। पावर फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाता है सर? यूनिटी हो जाता है, ठीक है, यूनिटी हो जाता है। और देखिए तो क्या हो जाता है सर? इसमें XL का मान XC के बराबर हो जाता है। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर हो जाएगा सर? इंडक्टिव का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। किसके? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, XC, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2πfc। इसको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेंस नहीं होगा जी, ऑप्शन गलत है, सी होगा, ठीक है। क्या लिखा है कि LC ऑसिलेशन, LC सर्किट दोलन का उत्पादन नहीं कर सकता? क्या? कैपेसिटेंस बड़ा हो, इंडक्टेंस बड़ा हो, प्रतिरोध बड़ा हो, या प्रतिरोध कम हो? क्या हो सकता है? LC ऑसिलेशन कब आपका, LC सर्किट कब आपका ऑसिलेशन नहीं कर सकता?
ऑसिलेशन सर्किट में अधिकतर हम एल या सी का प्रयोग करते हैं, मगर ये एल और सी कब ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कब करते हैं इसको याद रखना है, और वो होता है 5 मिनट हुआ, वो होता है जब प्रतिरोध का मान बड़ा हो, ठीक है। जब आर का मान बड़ा होगा तो एक तरीके से कहें तो एल और सी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो सर्किट में प्रभाव है एल और सी का वो क्या होगा, कम दिखने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा। तो जब भी एलसी सर्किट को ऑसिलेशन कराना है तो प्रतिरोध का मान क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा या शून्य रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो वो कभी भी ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटलेस करंट किस में संभव है। वाटलेस करंट यानी शक्तिहीन, यानी सिंपल बात करें तो साइन फाई वाली कहानी, कॉस फाई वाली नहीं, साइन फाई वाली, क्योंकि वाटफुल कंपोनेंट में तो कॉस फाई मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किस में होता है सर जी, जो नॉन रेसिस्टिव सर्किट होते हैं, जितने भी तुम्हारे नॉन रेसिस्टिव सर्किट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वाटलेस करंट इसमें संभव हो सकते हैं। यानी नॉन रेसिस्टिव मतलब किसके, एल वाले सर्किट या सी वाले सर्किट या एल सी सर्किट, इसमें कभी भी पावर क्षति नहीं होती, ठीक है। इसमें कभी भी पावर क्षति नहीं होगी, ठीक है, वाटलेस करंट, सही है। चलो, या होगा भी तो इसमें क्या होगा, रिएक्टिव पावर होता है, यानी वो कभी भी वाट को ख़त्म नहीं करता, रिएक्टिव पावर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, या दोनों, इंडिया इनमें कोई नहीं। तो देखो, हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पहले तो किस पे काम करता है, तो सर एडी करंट डैम्पिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस पे, तो सर एडी करंट डैम्पिंग। मापता क्या है सर, ये आरएमएस मान को मापता है। तो आरएमएस मान को मानने का मतलब सर ये दोनों एसी और डीसी दोनों को माप सकता है, ठीक है। एवरेज वाले जितने भी होते हैं वो अधिकतर डीसी को मापते हैं, ठीक है। और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट के एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या प्रयोग करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेवल के लग रहे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना जी, और चैनल पर न होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है क्या। ट्रांसफार्मर स्टेप अप या डाउन करता है किसको, एसी को, डीसी को, एसी डीसी बोथ, या किसको, सर जी एसी को ही करेगा ना, क्योंकि क्या करता है, ट्रांसफार्मर हमारी एक एसी डिवाइस है, ठीक है। और इसके लिए तुमको क्या होना चाहिए सर, d∅dt होनी चाहिए, जो कि केवल एसी पे ही पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए एसी को ही केवल क्या कर सकता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। डीसी देंगे तो क्या हो जाएगा सर, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। डीसी देने पे प्राइमरी वाइंडिंग हमारी जल जाती है। सर ट्रांसफार्मर किसकी तरह लगभग कार्य करता है, तो सर ट्रांसफार्मर की कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह लगता है, मगर रोटर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डायनेमो को कभी कभी बिजली उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। यह वास्तव में एक स्रोत है किसका, आवेश का, मैग्नेटिज्म का, ईएमएफ का, या एनर्जी का, किसका स्रोत है। डायनेमो यानी क्या होता है, एक तरीके से जनरेटरी की बात करता है, ठीक है। तुम साइकिल में देखो लगा हुआ देखे होगे, उसको डायनेमो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सर वो बल्ब, जो साइकिल में बल्ब लगी होती है, वो आप जितना तेज पैडल मारेंगे उतना ही तेज क्या होगा, उतनी बिजली बनती है और बल्ब उतना ही तेज जलता है। तो डायनेमो हमारा क्या है सर, एक प्रकार का ईएमएफ का स्रोत है, किसका है सर, ईएमएफ का स्रोत है, ठीक है, ईएमएफ का स्रोत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मोटर के स्टार्टर का प्रतिरोध होता है क्या। जो एक मोटर में स्टार्टर प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल इंडक्टेंस होता है, या वेरिएबल कैपेसिटर होता है, क्या होता है।
तो देखो ये स्टार्टर प्रयोग इसलिए करते हैं कि पहले तो क्या कर सके, धारा को लिमिट कर सके, ठीक है। जो स्टैटिक करंट 5 से 7 गुना ज़्यादा लेता है उसको कम से कम करके लिमिट कर सके, ठीक है। और दूसरा कभी कभी क्या करते हैं, स्टार्टर को जो कि स्टार डेल्टा में होता है, खासकर में स्लिप रिंग की बात कर रहे हैं, उसको जोड़कर चाहे रोटर में तो हम स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है कि बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल यानी परिवर्ती प्रतिरोध होता है कौन, हमारा एक स्टार्टर होता है। अधिकतर स्टार्टर में क्या प्रयोग करना चाहेंगे हम, मैग्नीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सही है। डीसी में बात करेंगे तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। एसी में बात करेंगे तो DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता, मोटर जी करता है, सर मोटर करता है, ट्रांसफार्मर करता है, इंडक्शन कॉइल करता है, मगर ये टेस्ला कॉइल नहीं करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ला कॉइल सही हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला कॉइल लगभग करंट ट्रांसफार्मर की तरह होता है, ठीक है। टेस्ला कॉइल लगभग करंट ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह होता है कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकली पावर ट्रांसफर अधिक होता है, म्यूचुअली नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी टेस्ला कॉइल सही हो जाएगा, सही है। अगला है, यदि आर्मेचर की गति बढ़ाई जाए तो ईएमएफ का मान क्या होगा। यदि आर्मेचर की गति बढ़ाई जाए तो ईएमएफ का मान क्या होगा। जनरेटर में आर्मेचर है, उसको तेज घूमने लगे तो क्या होगा सर जी, ईएमएफ का मान तेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जानते हैं जो ईजी होता है एन होता है ना, P5ZN करोगे तो डायरेक्ट निकलेगा, यानी नंबर ऑफ आरपीएम बढ़ाए तो ईजी यानी जनरेटर वोल्टेज का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होगा, बढ़ जाता है सर, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे हुए हैं जी, तुम किसी न किसी एग्ज़ाम को उठा के देखोगे, यूथ का ही उठा लो तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और एक लोग कमेंट भी किया था शायद कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या मतलब हो, 608 वाले में तो पूछा ही नहीं, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुमको अंदाज़ा लगता है कि किस लेवल के एग्ज़ाम किस टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वही डीसी मोटर तुम अगर ITI में पढ़ रहे हो तो अलग लेवल का पढ़ना पड़ेगा, डिप्लोमा में पढ़ोगे तो अलग लेवल का, बीटेक में पढ़ोगे तो अलग लेवल का, ठीक है। तो किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। तुम थ्योरी पढ़ लो 2 साल, तुम MCQ नहीं लगाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कभी भी वो सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुमको ट्रेंडिंग क्वेश्चन पता चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे हल करना है। कभी कभी तुमको 2 आंसर लगेंगे सही है और होते भी सही हैं, मगर उनमें से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो मानना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब तक तुम क्वेश्चन MCQ नहीं देखोगे तुमको नहीं समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि घूमने की दिशा दोगुनी कर दे तो क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी, सॉरी, अगर ये दुगना करेंगे तो ये भी तो दुगना होगा, यानी सर ईजी का भी मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आधा बोला कैसे, घूमने की गति दोगुनी हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ दुगना हो जाएगा, गलत है, ए होगा, ठीक है, ये ए होगा। नेक्स्ट, अरे कॉन्सेप्ट मेरा आंसर कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो करने वाला मिसप्रिंट टाइप कर दिया है, ठीक है ना, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, बस डब पे छोटी की मात्रा तब पे बड़ी की मात्रा है। जो टाइप करेगा उसको तो बस टाइप से मतलब है ना, कुछ भी लिखा हुआ आंसर क्या उससे क्या मतलब है। डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बने होते हैं किसके, फील्ड कॉइल की बात करो, आर्मेचर कॉइल की बात करो, ट्रांसफार्मर में कॉइल की बात करो, इंडक्शन मोटर में कॉइल की बात करो, 3 फेज की बात करो, सिंगल फेज की बात करो, डीसी की बात करो, जो भी बात करोगे अधिकतर जो कॉइलें बनी होती हैं वो तांबे की बनी होती, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसी डीसी मशीन के आयरन लॉस निम्न में से किससे स्वतंत्र होते हैं? डीसी मशीन के लॉस किससे स्वतंत्र होते हैं? ठीक है, देखो लोड से स्वतंत्र रहते हैं। हाँ सर, लोड से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर? लोड पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जब वो गति बदलेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन लॉस बदल जाएंगे। ठीक है, तो कह नहीं सकते। वोल्टेज नहीं, तो लोड पे निर्भर नहीं करते, बल्कि जो कॉपर लॉस होता है वो लोड पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? लोड सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जी। ये देखो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। एक डीसी जनरेटर में अधिक धारा उत्पन्न करने के लिए तुम किस वाइंडिंग का प्रयोग करोगे? तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो बिना ऑप्शन के मारना चाहिए तुमको। देखो मैक्सिमम धारा का मतलब सर लैप में क्या होता है? मैक्सिमम करंट, लो वोल्टेज, और वेव में क्या होता है सर? हाई वोल्टेज HV और LI, हाई वोल्टेज लो करंट। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है सर, हमको मिल गया। क्या सही होगा हमारा? सर हमारा होगा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं जिसमें लो करंट, सॉरी हाई करंट और लो वोल्टेज होता है। और वेव में जाएंगे तो हाई वोल्टेज लो करंट। लैप में बात करेंगे तो A बराबर P हो जाएगा, A बराबर P हो जाएगा। और वेव में बात करेंगे तो A बराबर 2 हो जाएगा। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक धारा है ना, हिंदी में तो गलत दिया है। ठीक है, लैप वाइंडिंग होगा, वेव नहीं। चलो परमियंस का उल्टा क्या होगा? परमियंस क्या करता है जी? फ्लक्स को आसानी से मार्ग पहुंचा प्रवाह करता है कि भाई तुम आराम से हमारे अंदर से फ्लक्स चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा सर? रिलक्टेंस होता है, प्रतिष्ठभ्य होता है, जो विरोध करता है कि फ्लक्स तो नहीं जाने देंगे तुम्हारे अंदर से। जैसे कंडक्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस होता है, उसी तरह यहाँ पे परमियंस का उल्टा रिलक्टेंस होता है। दिया है ऑप्शन, हाँ दिया है ऑप्शन बी, रिलक्टेंस सही हो जाएगा। ठीक है, रिलक्टेंस सही हो जाएगा। ठीक है, रिलक्टेंस की बात करें तो क्या होता है? इसको यस से दिखाते हैं, 1/μ L/A। ठीक है, इसका रखना। यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? एम्पियर टर्न पर वेबर, या कभी कभी हेनरी यूनिवर्स भी लिख देगा। तो ये सब इसकी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, ये डीसी जनरेटर आज पढ़ाया था तो इससे क्वेश्चन कराए थे कि डीसी जनरेटर का क्रिटिकल प्रतिरोध किसका प्रतिरोध होता है? तो जो क्रिटिकल प्रतिरोध होता है कि अगर इससे ज़्यादा आपका ये क्रिटिकल प्रतिरोध होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में अगर इससे अधिक प्रतिरोध आप दे रहे हैं तो आपका जनरेटर कभी भी EMF नहीं बनाएगा। और वो प्रतिरोध होता है किसका है? तो सर वो होता है फील्ड वाइंडिंग का। यानी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आपके क्रिटिकल प्रतिरोध से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका जनरेटर कभी भी क्या करेगा? EMF नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि यदि किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक उपस्थित रहता है, ठीक है, तो शून्य स्पीड पर कितना EMF उत्पन्न करेगा? अब देखो सुने, पहले ये मैटर नहीं करता है कि तुम 500 फ्लक्स बचाए रख 500 मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स तुम्हारे अंदर बचा रह गया। मैटर ये करता है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। EMF जनरेट करने के लिए समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, और ये परिवर्तन तभी हो सकता है जब तुम्हारी स्पीड कुछ ना कुछ आए। ठीक है, स्पीड कुछ ना कुछ हो। तो शून्य स्पीड पे हमेशा EMF भी क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्या रहेगा? शून्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्बो जनरेटर में एक्साइटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टर्बो जनरेटर के लिए एक्साइटर कौन है? अब देखो सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर की सीरीज जनरेटर, ऐसा कुछ खास बोला नहीं है, मगर हमको पता है कि सर एक्साइट करने के लिए हमको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो कि केवल कौन दे सकता है? शंट जनरेटर दे सकता है, इसलिए सही हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर होता है इस वाले में, सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर, तो ये भी सही हो सकता था। ठीक है, मगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए शंट जनरेटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर में परिवर्तित करता है क्या? एक डीसी मोटर किसको परिवर्तित करता है? चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
किसको करता है? डीसी मोटर। ऑप्शन पढ़ लो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सर वो जो हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमको हमारे पुल्ली पे पट्टा चढ़ाकर मशीन चलाने में, या थ्रेसिंग मशीन हो गया, या कोई लोड चलाने में, या कोई क्या कहते हैं, कोई चक्की चलाने में मदद करता है। यानी बिजली दिए और वो किसे बदल दिया? हमारी यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट है तो तुमको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, मगर ये है कि एग्जाम में पूरे ऑप्शन देखना, हो सकता है कि इससे बेटर कोई दूसरा मिल जाए तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एलिवेटर में किस डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं? एलिवेटर में किस डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं? एलिवेटर बोला है, लिख देते हैं। एलिवेटर में याद रखना, शंट कहाँ प्रयोग करते हैं जी सर? लेथ मशीन में। लेथ मशीन में शंट का मोटर का प्रयोग करते हैं। सीरीज सर जी लोकोमोटिव में हो गया, होइस्ट में हो गया, क्रेन में हो गया, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? वेल्डिंग में करते हैं। सॉरी, मोटर की बात करते हैं। अगर जनरेटर की बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो वेल्डिंग वाले में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो एलिवेटर है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कम्युलेटिव कंपाउंड नहीं रहता तब क्या मारना पड़ता जी? तब हम सीरीज मारते। ठीक है, अगर कम्युलेटिव कंपाउंड नहीं रहता तब सीरीज मारते, मगर कम्युलेटिव कंपाउंड है तो सीरीज नहीं मारेंगे। ठीक है, तो आई होप सेशन देखे होंगे, पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे होंगे। और सेशन पसंद आया तो बाबू इसको क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। ठीक है, मशीन चल रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चलेगा, फिर नया बैच चलेगा, तो फिर अच्छे से हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर अभी जुड़ोगे तुमको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, फीस ज़्यादा नहीं, 600 रुपये पर मंथ है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी